नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे रुद्रप्रयाग जिले के बारे में। जिला दर्शन के नाम से हमने विशेष सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको उत्तराखंड के सभी जिलों के महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा या फिर पटवारी एसआई या फिर उत्तराखंड पुलिस की भर्ती, सभी के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड नॉलेज से काफ़ी सारे प्रश्न इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज को मिस ना करें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। आज हम इसका पार्ट 5 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उनको भी जरूर देखें क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज दोस्तों उसमें प्रोवाइड करवाई गई है आपको। इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस के सीएसएटी वाले पेपर के लिए भी हमने विशेष सीरीज चलाई है, लेकिन अपने दूसरे चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। वहां पर हम आपको सुबह 8 बजे मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं ऑल्टरनेट डेज पे, एक एक दिन छोड़ के। तो वहां भी आप जुड़ सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे रुद्रप्रयाग जिले के बारे में। रुद्रप्रयाग जिला दोस्तों जो कि पंच प्रयागों में से एक है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम में यह अवस्थित है। अगर आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना है तो वहां पर बीच में मुख्य पड़ाव पड़ता है रुद्रप्रयाग। ऋषिकेश से 139 किलोमीटर की दूरी पर यह अवस्थित है रुद्रप्रयाग। आज हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल है 1984 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 1984 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। स्थापना की बात करें तो 18 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। टिहरी, पौड़ी और चमोली जिले से काटकर इसकी स्थापना हुई थी रुद्रप्रयाग की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रशासनिक ढांचे के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के विधानसभा क्षेत्र की। तो विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पर जो सीटें हैं वो 2 हैं। टोटल यहाँ पर 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। उनमें से 2 कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में, जो कि हैं रुद्रप्रयाग और केदारनाथ, ठीक है। सबसे कम वैसे देखा जाए तो इसके संग टाई करते हैं बागेश्वर और चंपावत, ठीक है। जो बागेश्वर और चंपावत है वहां भी दोस्तों क्या है, 2-2 सीटें हैं। तो सबसे कम विधानसभा क्षेत्रों वाले जिलों में से एक है रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, यहाँ 2-2 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा बात करते हैं तहसीलों की। तो राज्य की 110 तहसीलें हैं, वहां पर में से 4 तहसीलें रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जखोली और बसु-केदार, ये 4 तहसीलें रुद्रप्रयाग में हैं, ठीक है। ब्लॉक यहाँ पर 3 हैं, ऊखीमठ, अगस्त्यमुनि और जखोली, यहाँ पर 3 ब्लॉक हैं, ठीक है। सबसे कम तहसीलों वाला जिला, मतलब कि सबसे कम तहसील वाले जिलों में से ये एक है। कौन? रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में 4 तहसीलें हैं। इसके अलावा हरिद्वार में भी 4 तहसीलें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम विकास खंड वाला जिला, फिर वही वाली बात है, सबसे कम विकास खंड वाले जिलों में से ये एक है। यहाँ पर 3 विकास खंड हैं। इसके अलावा देखिए जो बागेश्वर है, बागेश्वर में भी 3 विकास खंड है, ठीक है। सबसे कम पुलिस थाने कहाँ पर है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पर 5 पुलिस थाने हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम वन आबाद ग्रामों वाला जिला भी ये कौन है? रुद्रप्रयाग। यहाँ पर 1 वन आबाद ग्राम है, ठीक है। सबसे ज्यादा पुलिस थाने कहां पर है? देहरादून पर है, ठीक है। तो सबसे कम पुलिस थाने हैं रुद्रप्रयाग में। अब इसका भौगोलिक अध्ययन देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग अवस्थित है अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम पर, ठीक है। सबसे कम आबादी वाला जिला भी कौन है दोस्तों? वो है रुद्रप्रयाग, ठीक है। सेंसस अभी 2011 वाली चली तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा जो भी चलेगा। तो सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है दोस्तों? रुद्रप्रयाग है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला भी कौन है दोस्तों? 386 यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है। तो सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला भी कौन है दोस्तों? रुद्रप्रयाग है, ठीक है। लेकिन अनुसूचित जाति के सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी कौन है दोस्तों? वो भी रुद्रप्रयाग। यहाँ पर 86.3% लोग साक्षर हैं। इसके बाद आगे दोस्तों एक चीज आप करेक्ट कर लेना, देखिए ये अनुसूचित जनजाति होगा, ठीक है। ये अनुसूचित जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। तो 86.3 अनुसूचित जाति के सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला नैनीताल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सही कर लेना, यहाँ पर ये जनजाति होगा, ठीक। अच्छा, इसका महाभारत कालीन नाम है रुद्रावत, क्योंकि यहाँ पर रुद्रनाथ का एक पुराना मंदिर है। तो रुद्रनाथ का पुराना मंदिर यहाँ पर अवस्थित है, तो इसका जो पुराना नाम है वो रुद्रावर्त था, ठीक है। और इस नगर में दोस्तों समतल भूमि का अभाव है, ठीक है। यहाँ पर पर्वतीय भूमि अधिकतर, ठीक है, क्योंकि अलकनंदा मंदाकिनी की संकरी घाटी के ढलानों पे यहाँ पर बस्तियां बसाई गई हैं। तो ये यहाँ पर समतल भूमि का एक तरह से अभाव है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ के प्रमुख
दर्शनीय स्थल। ठीक, तो प्रमुख दर्शनीय स्थलों में यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है वो है दोस्तों केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, रुद्रप्रयाग में इस अवस्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से दोस्तों एक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3584 मीटर की ऊंचाई पर यह अवस्थित है। मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर दोस्तों ये अवस्थित है। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर अवस्थित है और इस मंदिर की महत्ता के कारण ही दोस्तों गढ़वाल का जो प्राचीन नाम था उस समय पर केदारखंड था। ठीक है, तो केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ के बगल से कौन सी नदी बहती है, वो कौन सी बहती है दोस्तों, मंदाकिनी नदी बहती है। और मंदाकिनी में ही जब बाढ़ आई थी 2013 के टाइम पे, जो केदारनाथ आपदा आई थी, तो उसी के कारण से बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी केदारनाथ में। ठीक है, तो मंदाकिनी, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी पर बाढ़ आई थी जब केदारनाथ में आपदा आई थी, तो कौन सी नदी थी, वो मंदाकिनी नदी थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अब हम इसकी बात करें स्थिति की, तो ये खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों के मध्य पुरंदर पर्वत के वाम भाग में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो इसकी स्थिति है, इस यानी कि इसके जो अगल बगल में जो पर्वत है वो है खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ, ये शिखर हैं, तो इनके मध्य में दोस्तों ये अवस्थित है और इसके बाईं ओर में पुरंदर पर्वत है। ठीक है, और ये मंदिर जो दोस्तों, ये इसका निर्माण शैली है वो कत्यूरी शैली का है। ठीक है, कत्यूरी निर्माण शैली का ये मंदिर है। ठीक है, और इसमें भूरे रंग के विशाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये मंदिर क्या है, छत्र प्रासाद युक्त है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसका जो गर्भगृह है उसमें त्रिकोणाकार ग्रेनाइट शिला है। ठीक है, मतलब कि जो इसका गर्भगृह है उसमें त्रिकोण आकृति की बहुत बड़ी ग्रेनाइट की शिला है। ठीक है, जिसकी भक्तगण पूजा करते हैं। ठीक है, अब मंदिर के निकट की अवस्थिति में कहाँ पर है दोस्तों, शंकराचार्य की समाधि है। ठीक है, तो मंदिर के निकट किसकी अवस्थिति है, शंकराचार्य की समाधि की यहाँ पर अवस्थिति है। ठीक है, इसके बाद बात करें आगे कि राहुल सांस्कृतियन के अनुसार मंदिर का जो निर्माण काल है वो 10वीं-12वीं शताब्दी बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके निर्माण का काल बताया, लेकिन राहुल सांस्कृतियन बताते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण काल है वो 12वीं शती है, 10वीं-12वीं शती माना जाता है। ठीक है, चलिए, पंच केदारों में से 3 केदार रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पंच केदार हैं उनमें से जो 3 केदार हैं वो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। कौन कौन है वो, केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर। ठीक है, केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पंच केदार की। तो पंच केदार में भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव के जो विभिन्न शरीर के अंग हैं उनकी पूजा होती है। ठीक है, जैसे केदारनाथ में इनके पृष्ठ भाग की पूजा होती है, यानी कि कुबड़ वाला जो पृष्ठ भाग है वहां पर इनकी पूजा होती है। तुंगनाथ में दोस्तों इसकी क्या होती है, भुजाओं की पूजा होती है भगवान शिव की। ठीक है, अब भुजाएं आपको पता है कि भाई सबसे ऊंची होती हैं, अगर आप हाथ ऊपर करें तो सबसे ऊंचा तक जाती है। तो तुंगनाथ क्या है, सबसे ऊंचा मंदिर है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मंदिर कौन सा है दोस्तों, तुंगनाथ है। ठीक है, इसके बाद रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है, मुख की पूजा होती है। ठीक है, रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है। ये कहाँ पर है दोस्तों, चमोली में अवस्थित है। ठीक है, मदमहेश्वर में दोस्तों नाभि की पूजा होती है, जबकि कल्पेश्वर में जटा यानी केस की पूजा होती है। अब देखिए, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ ये चमोली में अवस्थित है, ये चमोली में अवस्थित है, जबकि केदारनाथ और तुंगनाथ और मदमहेश्वर ये दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, मदमहेश्वर की बात करते हैं। मदमहेश्वर पंच केदारों में से द्वितीय केदार है। ठीक है, इसकी स्थिति की बात करें तो ये चौखंबा शिखर पर 3298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर शिव नाभि की पूजा होती है और बड़े पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, छत्र शैली का ये मंदिर है और ये बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। ठीक है, और मंदिर ये देखा जाए तो गुप्त काशी है ना, गुप्त काशी के पास में अवस्थित है। ठीक है, और ये जो मंदिर है दोस्तों ये पांडव शैली में निर्मित है। ठीक है, पांडव शैली में निर्मित है और इसमें आसपास वर्षा ऋतु में ब्रह्म कमल खिलते हैं। ठीक है, तो मदमहेश्वर
में शिव के नाभि की पूजा होती है। पांडव शैली का ये मंदिर है और ठीक है, ये चौखंबा शिखर पर अवस्थित है और कहाँ पर है, 3298 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्रह्म कमल खिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं तुंगनाथ की। तुंगनाथ जो कि अगेन कहाँ पर अवस्थित है, ये रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। तो ये मंदिर दोस्तों जो है समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है, और ये मंदिर चंद्रशिला शिखर पर अवस्थित है। ठीक है, तो शिव की भुजाओं की यहाँ पर पूजा होती है, तृतीय केदार है। और शीतकालीन जो पूजा होती है दोस्तों, ये यहाँ से मक्खू मठ में होती है। ठीक है, मक्खू मठ में शीतकाल में तुंगनाथ की भुजा की पूजा जो होती है वो कहाँ पर होती है, मक्खू मठ में होती है। ठीक है, और समीपस्थ स्थल क्या क्या है दोस्तों इसमें, आदि गुरु शंकराचार्य की 2.5 फीट लंबी मूर्ति है इसके आसपास। ठीक है, और रावण शिला भी आसपास में अवस्थित है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो देव मंदिर है वो दोस्तों कौन है, तुंगनाथ, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। तो तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मंदिर है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों ऊखीमठ की। ऊखीमठ भी कहाँ पर अवस्थित है, रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। ये मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। देखिए, केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी ऊखीमठ में ही अवस्थित है। ठीक है, रावल पुजारियों का निवास भी ऊखीमठ में है और केदारनाथ का शरद ऋतु का निवास भी ऊखीमठ में है। यानी कि जब केदारनाथ के कपाट शरद ऋतु में बंद हो जाते हैं तो केदारनाथ मंदिर के भगवान की जो पूजा है वो ऊखीमठ में होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि शरद ऋतु में जब केदारनाथ मंदिर बंद हो जाता है तो भगवान केदारनाथ की पूजा कहाँ की जाती है, ऊखीमठ में की जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक ओंकारेश्वर शिव मंदिर है। ठीक है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने करवाई थी। ठीक है, तो ओंकारेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। अगला प्रमुख स्थल वो है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग दोस्तों ये समुद्र तल से 1829 मीटर की ऊंचाई पर है और ये बासुकी और मंदाकिनी के संगम पर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर निकट में कैलाश मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों गौरीकुंड। देखिए, गौरीकुंड समुद्र तल से 1918 मीटर, वैसे ये 1982 मीटर होगा। ठीक है, 1982 मीटर की ऊंचाई पर यह अवस्थित है और सोनप्रयाग से थोड़ा किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। दोस्तों ये केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से क्या होती है, पैदल यात्रा होती है। ठीक, तो केदारनाथ मार्ग का ये एक अंतिम बस स्टेशन है और यहाँ पर दोस्तों क्या है, गर्म जल का कुंड है। ठीक है, तो गर्म जल के कुंड में यात्री यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर गौरी देवी मंदिर भी अवस्थित है। ठीक है, तो गौरी कुंड कहाँ पर अवस्थित है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और केदारनाथ का अंतिम बस स्टेशन है, जो केदारनाथ मार्ग है उसका अंतिम बस स्टेशन है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगस्त मुनि की। देखिए, अगस्त मुनि जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर। ठीक है, और ये रुद्रप्रयाग से 18 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो नदियों का संगम होता है वो होता है मंदाकिनी और ध्यूलगाड़। ठीक है, तो मंदाकिनी और ध्यूलगाड़ के संगम पर अगस्त मुनि अवस्थित है। ठीक है, और यहाँ पर अगस्त मुनि की तपस्थली रही है, इसीलिए इसका नाम है अगस्त मुनि, क्योंकि यहाँ पर ऋषि अगस्त ने काफी समय तक, काफी वर्षों तक तप किया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगस्तेश्वर महादेव के नाम से भी एक मंदिर है। ठीक है, जो कि अगस्त मुनि को समर्पित है। तो अगस्त मुनि कहाँ पर अवस्थित है, रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। ठीक है, अगस्त मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी। ठीक, इसके बाद अगला स्थल है दोस्तों वो है गुप्त काशी। ठीक है, तो जैसे काशी है वैसे ही गुप्त काशी का महत्व है। ठीक है, रुद्रप्रयाग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और यहाँ पर देखिए जो प्रमुख मंदिर है वो है विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर, मणिकर्णिका मंदिर। ये दोस्तों यहाँ पर के कुछ प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, मणिकर्णिका जो मंदिर है उसके पास ही मणिकर्णिका कुंड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट ये कुछ स्थल हैं जिनको कि आप याद करेंगे। तो गुप्त काशी कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है कोटेश्वर महादेव। ठीक है, तो कोटेश्वर महादेव दोस्तों ये भी रुद्रप्रयाग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और ये अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो कोटेश्वर एक अति प्राचीन गुफा के अंदर दोस्तों ये अवस्थित है। ठीक है, तो इस गुफा में क्या है,
शिवलिंग अवस्थित है। ठीक है, तो जो कोटेश्वर महादेव है ये एक गुफा के अंदर प्राचीन मंदिर है जो कि अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है और ये यहाँ पर क्या है, स्फटिक शिवलिंग अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला बाणासुर गढ़ मंदिर। ठीक है, जब जिसको कि लमगौड़ी बामसू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, गुप्त काशी से कुछ दूरी पर अवस्थित है। गुप्त काशी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो इसकी स्थापना बाणासुर के द्वारा की गई थी। जो बाणासुर नाम के जो असुर राजा थे ना, तो उनकी ये राजधानी थी, तो उनके द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी, तो इसलिए इसका नाम क्या है, बाणासुर गढ़ मंदिर है। ठीक है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया गुप्त काशी बसु केदार मार्ग पर ही अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद कालीमठ सिद्धपीठ। तो कालीमठ सिद्धपीठ प्रसिद्ध तांत्रिक सिद्धपीठ। ठीक है, प्रसिद्ध तांत्रिक सिद्धपीठों में से एक है ये कालीमठ सिद्धपीठ। ठीक है, यहाँ पर जो नदी है दोस्तों वो है सरस्वती। ठीक है, सरस्वती या फिर इसको मंडवा भी बोला जाता है। ठीक है, तो सरस्वती मंडवा के तट पर ये दोस्तों अवस्थित है कालीमठ सिद्धपीठ। ठीक है, यहाँ पर के जो प्रमुख स्थल हैं वो है महाकाली मंदिर। ठीक है, जिसको कि खाडेड कालिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें कोई मूर्ति नहीं है। ठीक, और इसके अलावा जैसे कविल्टा, ठीक है, जो कि कालिदास की जन्मभूमि के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो कालिदास की जन्मभूमि। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि प्रमुख स्थल जो कालीमठ सिद्धपीठ है वो कौन कौन से हैं, उसके आसपास महाकाली मंदिर है, एक है कविल्टा। ठीक है, कविल्टा के बारे में आपने सुना होगा। ठीक, जो कालिदास का जन्मस्थल कविल्टा, ठीक है, यहीं पर ही अवस्थित है। ठीक, इसके बाद आता है त्रिजुगी नारायण मंदिर। ठीक है, तो त्रिजुगी नारायण यहाँ पर क्या है दोस्तों, शिव पार्वती का विवाह स्थल है। ठीक है, इसको माना जाता है कि शिव पार्वती का विवाह स्थल यही है। ठीक है, और भगवान विष्णु की उपस्थिति में यहीं पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ठीक है, तो त्रिजुगी नारायण मंदिर ये कालीमठ से कुछ दूरी पर अवस्थित है। यह एक अमर ज्योति प्रज्वलित है। ठीक है, यहाँ एक क्या है, एक अमर ज्योति प्रज्वलित है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे जो त्रिजुगी नारायण है वो रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ मेलों की। तो मेले देख लीजिए कौन कौन से यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले होता है मंदाकिनी सर्दोत्सव जो कि रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है। इसके अलावा कृषि औद्योगिक विकास मेला, ये प्रतिवर्ष नवंबर में यहाँ मनाया जाता है। इसके अलावा पटागणिया पर्यटन विकास मेला जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए अन्य के कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए स्थिर भाव पर सबसे कम जीडीपी वाला जो जिला है दोस्तों वो कौन है, रुद्रप्रयाग है। ठीक है, स्थिर भाव पे सबसे कम जीडीपी वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो है रुद्रप्रयाग। लेकिन प्रचलित भावों पे सबसे कम जीडीपी वाला भी जिला भी कौन सा है दोस्तों, स्थिर हो चाहे प्रचलित हो तो वो रुद्रप्रयाग ही है। ठीक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है दोस्तों वो भी कौन है, रुद्रप्रयाग है। ठीक है, ये 2016-17 के आंकड़े हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल इसमें शायद चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा की बात करी जाएगी तो वो हरिद्वार आएगा। ठीक है, यहाँ पर सब कौन आएगा, इन तीनों कॉलम में कौन आएगा, हरिद्वार। सबसे कम की बात की जाएगी तो रुद्रप्रयाग आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी आई तो जरूर शेयर करें। ठीक है, आप मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।